वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आपका एमपी टेक का। एमपी टेक के अंतर्गत जो साइंस है, साइंस की यूनिट है 11वीं, और इसके अंतर्गत आज हम जो एमसीक्यू करेंगे वो करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र का। हुआ क्लियर? ठीक है। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है पाचन तंत्र की। तो यहीं से आधे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इस इमेज को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आगे जो एमसीक्यू होने वाले हैं ये एमसीक्यू इसी इमेज पर बेस है। जैसे क्वेश्चन आपको आएगा कि ग्रास नली का कार्य क्या है, तो ये भोजन को अमाशय तक ले जाता है। हुआ क्लियर? जो मुख है उसमें क्या पैदा होता है, तो लार टाइलिन एंजाइम पैदा होता है। और जो लार है, लार में ही होता है स्टार्च, और ये पाचन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। हुआ क्लियर? ये जो आपको दिख रहा है ये है डायफ्राम। ये आपको दिख रहा है ये है अमाशय। अमाशय में ही एंजाइम होते हैं, अमाशय में अम्ल होता है। एक होता है सबसे खतरनाक होता है, वो होता है जठर रस। जठर रस के अंतर्गत होता है एक HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन करता है कि HCl कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ये भी अमाशय में होता है। हुआ क्लियर? ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये है छोटी आंत। छोटी आंत में ही इसका नाम छोटी आंत है, पर इसका नाम छोटी आंत है, परंतु इसका काम बहुत बड़ा है। पाचन का संपूर्ण कार्य कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बहुत क्लियर? ये ध्यान रखना कि आमाशय और इसमें एक अंतर है। आमाशय में प्रोटीन के पाचन का आरंभ होता है, परंतु सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। छोटा सा अंतर याद रखना, ठीक है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशेष, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? छोटी आंत। यानी छोटी आंत नाम है, काम बड़ा है इसका। बड़ी आंत में ओनली जल का अवशोषण होता है। हुआ क्लियर? गूदा यानी कि यहाँ से मल मूत्र बाहर निकलता है। पित्ताशय जो यकृत है दिख रहा है आपको, यकृत में ही जो पित्त होता है वो जमा होता है, उसे कहते हैं पित्ताशय। और जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय ही जमा होकर ये बनता है रॉ, बनता है रॉ टाइप का। और जो रॉ बनता है इसे ही हम पथरी कहते हैं। तो पथरी क्यों बनती है? ज्यादा वसा युक्त भोजन के पाचन की समस्या से ही रवा बनता है, इसे हम पथरी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पित्ताशय है यहाँ पर वसा का इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडार होता है। और जो यकृत है ये पित्त का उत्पन्न होता है। यकृत में ही ग्लाइकोजेनिस होता है और यही ग्लूकोज को बदलता है, और जो ग्लूकोज है वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिका ऊतक तक पहुंचाया जाता है। और जो यकृत है ये यूरिया का संश्लेषण करता है। ये क्वेश्चन करता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है, ठीक है। जो आग्नाशय है से ही आग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। और ये अपेंडिक्स है, यानी कि जब कुछ बॉडी में अनवांटेड चीज बढ़ जाती है तो यहाँ पे वो बड़ी हो जाती है, और इसका वो ऑपरेशन होता है, इसे अपेंडिक्स ऑपरेशन कहते हैं। इसका उतना यूज नहीं है, ठीक है। वो अनवांटेड चीज बॉडी में बढ़ जाती है तो ये भी वसा रूप में बढ़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको करेगा। अब हम देख लेते हैं इसके MCQ। तो आपके ये सारे जो क्वेश्चन है ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ध्यान रखना, जो पाचन का आरंभ कहाँ होता है पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो उसका आंसर है आमाशय। हुआ क्लियर? परंतु यहाँ पूछ रहा है अधिकांश भाग कहाँ पर पाचन होता है, तो उसका आंसर है छोटी आंत। हुआ क्लियर? यहाँ अंतर है, देखना। क्वेश्चन आपको आता है कि पाचन आरंभ कहाँ से होता है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो होती है आमाशय से। हुआ क्लियर? लेकिन पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो वो है छोटी आंत। ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन आरंभ होता है? तो ध्यान रखना, मनुष्य के मुख गुहा में उपस्थित होता है एमाइलेज एंजाइम स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इसको ये माल्टोस में बदल देता है, इसको ये माल्टोस में तोड़ता है। इस प्रकार जो है मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। और यही सेम क्वेश्चन 2019 में आया था, कहां पर? मध्य प्रदेश PSC में आया था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में संयोग करती है? तो ध्यान रखना, जो लार है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को गीला करना, भोजन को लुब्धि बनाना ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। क्या बोला मैंने? लार में एंजाइम होता है एमाइलेज जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए विषाणुओं को नष्ट करता है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा स्टार्च, क्योंकि जो लार है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो एमाइलेज नामक एंजाइम है ये अग्नाशय जो ग्रंथि है वहां से निकलता है। हुआ क्लियर? जो कि भोजन में स्टार्च यानी मांड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है, जो भोजन के स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज को बनाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक है। तो ध्यान रखना, एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है, इसकी गति को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? उत्प्रेरक यानी कि कोई चीज निष्क्रिय है उसको सक्रिय बनाना, उसे कहते हैं उत्प्रेरक, जो एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः होता क्या है? तो इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको कि एंजाइम मूलतः क्या होता है, वो होता है प्रोटीन होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जिसका निर्माण जो है नाइट्रोजनिक पदार्थ या अमोनिया अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। यानी जैव जो प्रक्रिया होती है उसमें हर एक एंजाइम का एक विशेष कार्य होता है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए कि हर एक ताला का अलग चाबी होती है, उसी प्रकार से हर एक एंजाइम का अपना अपना कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या है? मूलतः क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर क्या है? सी है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ध्यान रखना, यकृत से उत्पत्ति होती है किसकी? यूरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो ध्यान रखना, लाइपेज एंजाइम जो है प्राकृतिक रूप से अग्नाशय अग्नाशय से स्त्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता। हुआ क्लियर? फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशेषों में संयोगी होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में संयोगी होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नाशय। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो जो सामने इमेज दी है आपकी, आप उसमें पढ़ना, कहीं पर भी आपको गैस्ट्रिन नाम का पाचन एंजाइम नहीं मिलेगा। ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं है पूछा है तो उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है इसका आरंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से होता है। हुआ क्लियर? हालांकि जो पाचन का अधिकांश जो भाग है ये कहाँ पसता है? तो ये पसता है छोटी आंत में। परंतु आरंभ पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, यानी कि अमीनो अम्ल में बदलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेप्सिन। हुआ क्लियर? आमाशय में पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को छोटे-छोटे पॉलीपेप्टाइल और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित करता है, यानी कि उसमें तोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेप्सिन। हुआ क्लियर? ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आमाशय में। जो सामने इमेज दी है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? तो ध्यान रखना, जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, इसका जो स्त्रावण है, ये कहाँ से होता है? ये आमाशय से निकलता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान रखना कि आमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन्स और पाचन रस दोनों का स्त्रावण होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, उसके लिए वो एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना संलग्न होती है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा बृहदान्त्र। तो ध्यान रखना, जब मानव आरंभ काल में, यानी प्राचीन काल में, जब मानव शाकाहारी था टोटली, वो पेड़ पौधे खाता था और पेड़ पौधों में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पहचानने के लिए उसके शरीर में एक अंग बना था जिसे कहते हैं पूंछ। ठीक है? लेकिन क्या हुआ है कि कालांतर में जो मानव है ये सर्वाहारी हो गया। सर्वाहारी हो गया तो जो सेल्यूलोज है इसको पचाने का कार्य करना बंद हो गया, क्योंकि उसने सभी चीज़ खाना सीख गया, ठीक है? तो पेड़-पौधे जो पत्तियाँ थी उसको कम खाने लगा। तो सिंपल सी बात है, जो सेल्यूलोज़ है उसको वो नहीं खा रहा था। जब वो नहीं खाएगा तो उसका जो निर्माण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो उसके लिए जो पूँछ बनी थी, उसके पाचन के लिए, वो भी बुझ जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मानव की पूँछ नहीं है, ठीक है? और वो कहाँ पर है? वृद्धांत। ठीक है? इसमें वो बदल गई है, यानी छोटी हो गई बहुत ज़्यादा, जो दिखती नहीं है। लेकिन आज भी जो जानवर है, वो पेड़-पौधे, पत्तियाँ खाते हैं, जिसमें होता है सेल्यूलोज़, इसलिए उनकी आज भी पूँछ बरकरार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचना भागों को लंबाई का कौन-सा हार्सवान क्रम है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है हार्सवान, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप प्लीज़ इंग्लिश में ही उसे पढ़ना। हुआ क्लियर? ठीक है? तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 क्षुद्रांत के भाग होते हैं। एक होता है डेड्यूनम, एक होता है जेनिनम और एक होता है इलियम। डेड्यूनम यानी होता है ग्रहणी, मध्यांत्र यानी होता है जेनिनम और शेषांत्र यानी होता है इलियम। ठीक है? तो इसमें सबसे लंबा भाग होता है 3.5 मीटर की होती है शेषांक। मध्यांत यानी जो बीच में होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? ये होगा 2.5 मीटर का। और जो ग्रहणी है, ये सबसे छोटी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है? और यहाँ बोलता है हार्सवान, यानी कि घटते क्रम में बोला है उसने। सबसे बड़ा शेषांत्र, उससे छोटा मध्यांत्र, उससे छोटा ग्रहणी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को कभी भी ध्यान रखना कि इंग्लिश में ही हल करना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित होता है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या? यकृत, जिसका मुख्य कार्य होता है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना। जो यकृत है उसका कार्य होता है, जो रक्त है उसमें जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन करके संचित रखना, और समय अनुसार यह ग्लूकोजन ग्लो और समय के अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। हुआ क्लियर? इस प्रकार यकृत जो है अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा के बीच में एक संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ध्यान रखना, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हुआ क्लियर? और ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है।
शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। जो शुगर है शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि एक सरल शर्करा है। और ये जो ग्लूकोज है रक्त के माध्यम से जो शरीर के अंग होते हैं, कोशिका, ऊतक, वहां तक ये पहुंचाने का कार्य करता है रक्त से। ठीक है। यकृत मांसपेशियां मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। इसके पहले वही चीज हुई थी और बाद में ग्लाइकोजन का ही परिवर्तन होता है ग्लूकोज में और वो शरीर तक पहुंचा जाता है रक्त के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, पित्ताशय यकृत से उपस्थित पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडार करता है, यानी यकृत से जो पित्त होता है उसका भंडार करता है पित्ताशय। हुआ क्लियर? पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ एक रवा कृत जमाव ही पित्त या पथरी कहलाता है। जो पित्ताशय है उसके अंतर्गत जो पित्त होता है, पित्त ही बाद में जम जाता है जिसे ही हम पत्थर या पथरी कहते हैं। और ये जो पथरी है इसका निर्माण होता है वसा युक्त भोजन के पाचन की समस्या से पैदा होती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? वो होगा वसा युक्त भोजन। जो होता है ये पचता नहीं है, जो पचता नहीं है तो ये बदलता है किसमें? पथरी में बदल जाता है, जिसे हम पित्त बोलते हैं। हुआ क्लियर? पित्त ही बाद में रवायुक्त होता है और इस रवायुक्त को ही हम पथरी बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, वसा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी किसी को पथरी होती है तो उसे बोलते हैं कि चिकन, मीट, मटन ना खाए, पानी अधिक से अधिक पिए। ठीक है। जब वो वसायुक्त भोजन नहीं खाएगा तो यकृत में जो पित्त है उसका निर्माण नहीं होगा, वो पित्तस में वो जमा नहीं होगा, जमा नहीं होगा तो वो रवा नहीं बनेगा, जब रवा नहीं बनेगा तो पथरी भी नहीं होगी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि होती है। दोनों में अंतर रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ओनली पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उसका आंसर होगा यकृत। लेकिन यही भी क्वेश्चन कर लिया कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसका आंसर होता O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि। हुआ क्लियर? सबसे बड़ी पूछेगा तो उसका आंसर होगा यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा तो उसका आंसर होगा O2। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बता चुका था आपको कि जो यकृत है उसमें ही पित्त का निर्माण होता है, वो पित्ताशय में जमा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यही पित्त जो है बाद में बनता है रवा, जिसे हम पथरी कहते हैं, जो पैदा कैसे होता है? वसा युक्त भोजन के पचने की समस्या से पैदा होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज विज्ञान की सिलेबस की इमेज है, यूनिट 11 है, जिसमें दिया गया है कोशिका। हुआ क्लियर? तो कोशिका के हम समझेंगे पहले कुछ उसका थ्योरी और उसके बाद हम कर लेंगे उसे कुछ MCQ। हुआ क्लियर? तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है कोशिका की, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और गोल्जी उपकरण। इतने पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कोशिका के अंतर्गत, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इनकी खोज किसने की, इनके कार्य क्या है और इनको क्या कहा जाता है? वह क्लियर? इनके कार्य के अकॉर्डिंग चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है और कोशिका का अध्ययन जो है कहलाता है क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन आपको आएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी, क्योंकि इसे हम सेल कहते हैं, इसलिए सेल से बना है साइटोलॉजी। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो कोशिका है उसकी जो खोज है वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी, परंतु ये मृत कोशिका थी। अब सवाल ये उठता है कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी किसने? ल्यूमेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने। अंतर रखना, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर रॉबर्ट हुक ने। परंतु जहाँ पर कोशिका के सामने क्या लग गया? जीवित कोशिका लग गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूमेनहॉक ने। हुआ क्लियर? 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। कौन सा?
सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र की। वह क्लियर? ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आपको आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उसका आंसर यहाँ पे बदल जाएगा। जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका है आयतन के आधार पर, वो है मादा अंडाणु यानी कि फीमेल ओवम। हुआ क्लियर? फीमेल ओवम जो होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका आयतन के आधार पर मानव शरीर की वो कौन सी होती है? नर शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है। हुआ क्लियर? नर स्पर्म सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, और मादा अंडाणु यानी फीमेल ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। हुआ क्लियर? और जनरली पूछता है सबसे बड़ी कोशिका तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा आपसे माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो वो है तंत्रिका तंत्र। हुआ क्लियर? ये छोटा छोटा अंतर याद रखना। तो ध्यान रखना, जो कोशिका है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। हुआ क्लियर? दो प्रकार होते हैं कोशिका के। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये एक अर्ध विकसित कोशिका होती है, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये अर्ध विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, क्योंकि इन कोशिकाओं में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। कभी क्वेश्चन आएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक क्यों नहीं होता, उसमें केंद्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें एक प्रोटीन नहीं होता। कौन सा? हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें केंद्रक का निर्माण नहीं होता। हुआ क्लियर? और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसकी यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसके अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। यह विकसित कोशिका होती है, इन कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। सभी प्रकार के पादप और जंतु कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इतना याद रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति केवल किस में होती है? ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। पौधों की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ये क्वेश्चन आता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो है सेल्यूलोज की। हुआ क्लियर? और सेल्यूलोज को पाचन करने की शक्ति किसमें होती है? वो जानवरों में होती है, और वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है उनकी पूंछ में। इसलिए जो जानवर होते हैं उनकी पूंछ होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज को पाचन करते हैं, इसलिए उनकी जो पूंछ है वो विकसित हो जाती है। पहले जो मनुष्य था उसकी भी पूंछ होती थी, क्योंकि वो पहले फुल शाकाहारी था, वो पेड़ पौधे पत्तियाँ खाता था, इसीलिए जो सेल्यूलोज है उसको पचाने के लिए उसकी पूंछ विकसित हो गई थी। परंतु कालांतर में जो मानव है वो सर्वाहारी हो गया। जब सर्वाहारी हो गया तो जो सेल्यूलोज है उसको पचाने का कार्य करना बंद कर दिया, उसने खाना बंद कर दिया। ठीक है। अब वो पूंछ जो है ख़त्म होकर बहुत छोटी यानी कि प्रद्रांत जो होता है वहाँ पर हमें सिमट गई, यानी बहुत छोटी हो गई। अब वो दिखाई नहीं देती कि उसका उपयोग बंद हो गया है। इसलिए मनुष्य की, इसलिए जो मानव है उसकी पूंछ नहीं होती, और जो जानवर है उसकी पूंछ होती है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो जो पौधों की कोशिका किसकी बनी होती है? वो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। हुआ क्लियर? जबकि जो कवक है उसकी कोशिका बनी होती है काइटिन की। क्वेश्चन ये भी आता है कि कवक की कोशिका किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, सिलेबस वास्ट है। जो पॉइंट दिखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वो पढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में आए तो बन जाए बस। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइसोसोम। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम की जो खोज है वो की थी डी डुबे ने। हुआ क्लियर? इसका कार्य है बाह्य पदार्थ को नष्ट करना। यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का उत्सर्जन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो बाह्य पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए
ये एंजाइम क्या करते हैं, पदार्थ को अपघटित करते हैं, किंतु कई बार इस प्रकार की प्रक्रिया में यह स्वयं की जो कोशिका होती है उसे ही ये नष्ट कर देता है। और जब नष्ट कर देता है तो सिंपल सी बात है, जो पदार्थ आ रहे हैं वो उसका विकास होगा और इस प्रकार जो सेल्स है वो उसमें वृद्धि होगी। जब सेल्स में वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, कैंसर कोशिकाओं में ये बदल जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे, लाइसोसोम को। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा कि कोशिका की आत्महत्या किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। हुआ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो खोज है वो की थी पैलार्डे ने। हुआ क्लियर। और ये कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। जो राइबोसोम होता है ये कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए इसे कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि जो राइबोसोम है उसमें ही मुख्य रूप से पाया जाता है आरएनए, ठीक है, और इसे कहते हैं हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हुआ क्लियर। और इसे हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादक होता है। इसलिए क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि प्रोटीन का उत्पादक या कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो है राइबोसोम को। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो आरएनए है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये राइबोसोम में पाया जाता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन और फ्लेमिंग ने की थी, परंतु इसका जो नाम है वो दिया था बेंडा ने। देखना दो अंतर है, खोज पूछेगा आपसे तो उसका आंसर होगा अल्टमैन, फ्लेमिंग, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि किसने नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो है बेंडा ने दिया है। हुआ क्लियर। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कोशिका श्वसन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है। हुआ क्लियर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये ध्यान रखना। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। हुआ क्लियर। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो ये है कि जीवाणुओं और ग्रीन हरित शैवाल को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सभी जंतुओं एवं पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या बोला मैंने, जीवाणुओं और ग्रीन हरित शैवाल को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सभी जंतु और पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा कि कोशिका का पावर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए। हुआ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कार। तो ध्यान रखना, जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज जो है गोल्जी ने की थी, इसलिए इसके नाम पर ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी का इसका नाम रख दिया गया है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, वो होता है कोशिका भित्ति एवं कोशिका प्लेट का निर्माण करना। इसे कोशिका का यातायात भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। वह क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, तो वो है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कहते हैं। हुआ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें ही मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाया जाता है। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है क्रोमेटिन। क्या होता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है, ठीक है, जो केंद्रक के अंदर जाल के रूप में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। वह क्लियर। ये ध्यान रखना कि क्रोमोसोम का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है डीएनए होता है।
क्रोमोसोम की खोज जो है किसने की थी, तो वो की थी हॉफमिस्टर ने की थी, वो की थी हॉफमिस्टर ने की थी। वह क्लियर। परंतु जो नाम है वो वाल्टर ने दिया था। सेम चीज़ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, वैसी सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि क्रोमोसोम की खोज किसने की है, वो हॉफमिस्टर ने की है, परंतु जो नाम है वो वाल्टर ने दिया, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय खोज किसने की है, तो वो है रॉबर्ट ब्राउन ने की है। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रीय खोज किसने की थी, तो वो हॉफमिस्टर ने की थी। नाम किसने दिया है, तो वाल्टर ने दिया है। ठीक है। और जो केंद्रक है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो अनुवांशिक वाहक कहलाता है। हुआ क्लियर। ठीक है। इतने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशिका से यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कर लेते हैं इससे कुछ एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो बताया था मैंने आपको कि जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम होता है, परंतु इसके अलावा बताया था मैंने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर भी डीएनए होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना जो डीएनए है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मीसर ने की थी। और डीएनए का जो डबल हेकल मॉडल है ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक ने की थी, ये ध्यान रखना। ठीक। क्वेश्चन ये भी करता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था, तो वाटसन और क्रिक ने खोजा था, ये ध्यान रखना। ठीक है। परंतु ओनली डीएनए पूछता है आपसे, तो उसका नाम क्या है, फ्रेडरिक मीसर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना यहाँ से हम सही कथन को चुन लेते हैं बस। ठीक है। पहला कथन है, प्रयास लघुत्तम सहजीव कोशिकाएं हैं। बी ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एनिमो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी है, विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो ध्यान रखना, वायराइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये जो हैं एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें जो है न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता। इस प्रकार से ये तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, परंतु ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे नहीं आएगा। बनता है ठीक है, नहीं बनता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार से भिन्न है। तो ध्यान रखना, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इनकी कोशिकाओं में बाह्य आवरण के लिए क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति किससे बनती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति होती है, इसलिए भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मैं बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ध्यान रखना, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मैं बताया था आपको कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, वो कहते हैं राइबोसोम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु में कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। यह जो है भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा अपोप्टोसिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, कभी डी पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इसका विकास कब होता है, वो भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, बने ठीक है ना बने ठीक है, परंतु ये नाम जो है आपको उठपड़ा नाम लग रहा है तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। बताया था मैंने आपको कि श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। वह क्लियर।
यह चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज जो है किसने की थी? वो की थी हैंस क्रेब्स ने की थी। कब की थी? 1937 में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्रेब्स चक्र, क्योंकि ये चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, वो कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि उसमें एक क्रेब्स चक्र उत्पन्न होता है जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला होता है। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप प्राणी कोशिकाओं में बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पहला कथन है पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती, ये बिल्कुल सही है, एक सही होगा, ठीक है। और दूसरा है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। तीसरा कथन है परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर एवं बाहर आने से रोकती है। वह क्लियर, इसका कार्य होता है। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये लचीली होती है और एक कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो आप देखते हो ना छाल, वो एक्चुअली छाल जो है वो होती है कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है। तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद रसधानी होती है, रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रसधानी होती है। वह क्लियर, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और 1 सही हो जाएगा और 2 गलत हो जाएगा। वह क्लियर। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है वो रसधानी टोटोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरा होता है। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम उत्सर्जन के कुछ मोस्ट एमपी क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंग में कौन उत्तरदायी होता है? ध्यान रखना, जो यकृत है वो एल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी होता है। यकृत जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों को निरावसन करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ध्यान रखना, जो मूत्र होता है ये अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो 6.0 होता है, इसलिए अम्लीय होता है। आप देखना कि जो मूत्र होता है ये हल्का पीला रंग का होता है। पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक वर्णक होता है, उसे कहते हैं यूरोक्रोम वर्णक, के कारण ही जो मूत्र होता है ये पीला होता है, ठीक है। और जो यूरोक्रोम वर्णक है ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, ठीक है। और जो मूत्र है उसमें 91 से लेकर 95% तक इसमें जल उपस्थित होता है, ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। बनता कैसे है? हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप बनता है। जो मूत्र होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 6.0%। और जो मूत्र होता है ये अम्लीय होता है। क्यों होता है? कि इसका पीएच मान 6 होता है, इसलिए। और जो मूत्र है इसमें 91 से लेकर 96% तक क्या होता है? ये जल होता है, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑप्शन ए, डायलिसिस कहते हैं। संपूर्ण मानव शरीर का जो रक्त है वो एक्चुअली वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ध्यान रखना। जो किडनी है ये मानव रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को ये अलग अलग यानी कि पृथक करने का कार्य करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस
किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो डायलिसिस है ये एक कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है, और ये कब करता है? जब दोनों वक्र यानी दोनों किडनी अपना कार्य करना बंद कर देती है, तब जो कृत्रिम रूप से डायलिसिस कराया जाता है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध होगा ऑप्शन बी से। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बोल रहा, ठीक है। फर्स्ट कथन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। दूसरा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ऑप्शन सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यहाँ पूछा है सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। जो मानव का संपूर्ण शरीर है, उसमें जो रक्त है, उसमें जो रक्त में जो अशुद्धियाँ होती है, उस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए हम किडनी का उपयोग करते हैं। यानी किडनी का मेन कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना। हुआ क्लियर? रक्त में एक्चुअली क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक और यूरिक अम्ल होता है। इसे पृथक करने का जो कार्य है ये एक्चुअली किडनी के माध्यम से होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो ध्यान रखना, मानव में गुर्दे यानी कि जो किडनी होती है ये एक्चुअली उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सक्रिएशन। हुआ क्लियर? और जो किडनी है उसका जो मुख्य कार्य है कि जो रक्त में अशुद्धियां हैं उससे हटाकर ये शुद्ध करता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो जो यूरिया है ये किडनी के माध्यम से रक्त से पृथक किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि जो किडनी है वो एक्चुअली रक्त में जो उपस्थित होते हैं अशुद्धि जैसे कि नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक, इसको वो पृथक करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गुर्दे यानी कि किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? पहला है शरीर में वसा, गलत। दूसरा है शरीर में प्रोटीन, ये भी गलत। तीसरा है रक्त में शर्करा, ये भी गलत। चौथा है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, यानी ये सही है, क्योंकि जो किडनी है वो एक्चुअली रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। अगर जो वक्र है ये अपना कार्य करना बंद कर देगा, सिंपल सी बात है, अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा होना आरंभ हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं है। पहला ऑप्शन है रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण करना। दूसरा है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करना। तो ध्यान रखना, बॉडी का एक पार्ट होता है वो होता है अग्नाशय। अग्नाशय से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, और जो इंसुलिन है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। हुआ क्लियर? तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं है, तो ये सही होगा, क्योंकि जो याला काम है ये कौन करता है? अग्नाशय से एक हार्मोन्स निकलता है उसे बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन कार्य है, ये किडनी कार्य नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा किडनी कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वक्र किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो ध्यान रखना, जो किडनी स्टोन होता है वो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनता है, और जब कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन बन जाता है तो ये स्टोन बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो मूत्र का जो रास्ता है इसे ये बंद कर देता है। जब मूत्र रास्ता बंद कर देता है तो पेट में पेन होता है, जिसे हम स्टोन पेन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो ध्यान रखना, शरीर में तापमान के नियंत्रण के लिए जो पसीना है वो शरीर के त्वचा से बाहर निकलता है, और इस पसीने में खनिज होता है, अम्ल होता है, यूरिया मौजूद रहता है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। वह क्लियर? अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखना, आपको मैग्नीशियम भी दिख रहा है आपको, और लोहा भी दिख रहा है, और जो पसीना है उसमें मैग्नीशियम भी निकलता है, आयरन, जिंक, कैल्शियम भी निकलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, और या दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ये ई वाला ऑप्शन, क्योंकि एक से अधिक है।
हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इस प्रकार जो ऑप्शन रहते हैं उससे आराम से हैंडल करना, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से लेकर 75 बार धड़कन होती है उसमें। वृद्धों में ये कम हो जाती है और जो बच्चे होते हैं उसमें सर्वाधिक होती है। हृदय जो होता है ये 1 मिनट में 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर जो है रुधिर पंप करता है। ये ध्यान रखना कि हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंद की समाप्ति तक, यानी बीट की समाप्ति तक हृदय चक्र होता है। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि हृदय चक्र क्या होता है, तो ध्यान रखना हृदय चक्र होता है क्या होता है, एक स्पंदन समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति को एक हृदय चक्र कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो हृदय होता है उसका जो स्पंदन की दर होती है वो स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, उसे कहते हैं हम स्टेथोस्कोप। वो क्लियर ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? तो ध्यान रखना हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित है? तो ध्यान रखना हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो ध्यान रखना सीने में दर्द ये भी है, पसीना एवं जी मचलाना ये भी है, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना ये भी सही है, लेकिन टांगों में दर्द ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा है उसने कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो ध्यान रखना चिकित्सीय विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। वह क्लियर? सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की जो दर होती है वो हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हृदय के बराबर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ध्यान रखना हृदय में 4 कक्ष होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर वाले जो होते हैं उसे हम दाएं आलिंद और बाएं आलिंद कहते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उसे कहते हैं दाएं एवं बाएं निलय कहते हैं। इस प्रकार से जो हमारा हृदय होता है वो 4 कक्षों में विभक्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो ध्यान रखना जो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील होता है। वह क्लियर? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का मात्र 7 से 8%। कितना? 7 से 8%। 7 से 8% होता है। अगर देखा जाए तो एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है। तो ध्यान रखना रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त वाहिनियों में ये प्रवाहित होता है। ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक ये संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रक्त के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। वह क्लियर? हीम की वलय में केंद्रीय भाग क्या होता है? तो वो होता है लोहा, यानी कि आयरन होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो औसतन मात्रा है वो 12 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। वह क्लियर? ये भी ध्यान रखना कि यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान है, पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7 से 1 से लेकर 7.4 तक रहता है। यानी जो हीमोग्लोबिन है उसका पीएच मान 7.1 से लेकर 7.4 के मध्य होता है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है क्षारीय होता है। और यहाँ क्या बोला है, कौन सा नहीं है, और यहाँ क्या बोला है इसने, ऑप्शन सी, कि कुछ अम्लीय होता है, जबकि उसका पीएच मान जो है 7 के ऊपर होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो ध्यान रखना, मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी, सामान्यतः केसुरुकी प्राणियों के पेशियों ऊतक में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लोहा इसका आवश्यक घटक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लोहा। हुआ क्लियर? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। तो ध्यान रखना, केचुआ एक एनीलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य जो केसुरुकीय में एक प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन और केंद्र युक्त होता है और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, केचुआ। हुआ क्लियर? जो किसानों का मित्र होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं आरबीसी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो ध्यान रखना, रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.1 से लेकर 7.4 होता है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने का कार्य करता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो ध्यान रखना, मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120/18 होता है। हुआ क्लियर? धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले जो प्रकुचन यानी कि सिस्टोलिस प्रेशर तथा दूसरे में प्रसारण दाब यानी कि डिस्टोलिस प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः तौर पर प्रकुचन दाब यानी कि सिस्टोलिस जो प्रेशर होता है वो 120 मिलीग्राम होता है एचबी तथा प्रसारण दाब यानी कि डिस्टोलिक जो दाब है वो 80 मिलीग्राम एचबी होता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो रक्तचाप होता है वो जो डॉक्टर नापता है उस यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। तो इस उल्लेखन में HB से तात्पर्य है। तो ध्यान रखना, मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो यह वायुमंडल दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें HB से तात्पर्य क्या है, वो रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मरकरी अर्थात पारा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप दाब खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसका जो रक्तदाब है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये ध्यान रखना कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव के रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्यतः रक्तदाब जो है 120/80 होता है, लेकिन ध्यान रखना कि इससे अधिक होने पर उसे कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर उसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर।
और ये भी ध्यान रखना कि जो रक्त दाब है उसको मापते किस यंत्र से हैं, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है, ठीक है। वो पूछा है उसमें निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है। सिंपल सी बात है, इसका होगा किसका? वाई का होगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यही होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ध्यान रखना कि 1900 में कार्ल लैंड स्टिनर ने 4 रक्त समूह ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया था जिसे कहा गया आरएस फैक्टर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो आरएस फैक्टर है ये अफ्रीका के रिसर्च बंदर में पाया गया था और इसका नाम दिया गया है आरएस फैक्टर। इसकी खोज जो है लैंड स्टिनर एवं बीनर ने की थी। एक्चुअली बीनर ने ही किया था, परंतु लैंड स्टिनर ने बोला था कि तुम मेरे ही ग्रुप में इसकी खोज करोगे तो मेरा नाम पहले आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नाम जो है लैंड स्टिनर ये पहले है और बीनर नाम जो है वो बाद में है। हुआ क्लियर? क्योंकि बीनर ने बोला था कि मेरे को आपके ही रक्त समूह में खोज करना है जो आपने खोजे हो उसके लिए, तो मैं आपको क्या पे करूँगा। तो इनने बोला था कि जो पे मत करना, जो भी आपकी खोज होगी उसमें मेरा नाम पहले आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो नाम है लैंड स्टिनर नाम पहले है और बीनर जो है नाम बाद में है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा है उसने रक्त समूह की, परंतु यहाँ क्वेश्चन करता आरएच फैक्टर की, तो यहाँ पे एक नाम जो आता क्या? बीनर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों? तो ध्यान रखना, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्लेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों होते हैं और इसमें कोई भी प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी नहीं होते, जिसके कारण जो है एलुटिएशन नहीं होता। और यही कारण है कि ए बी रक्त वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति को तुरंत हो गया एक्सीडेंट और रक्त जांच करने का समय बिल्कुल नहीं है, उसे रक्त की तुरंत आवश्यकता पड़ रही है, रक्त की उसे सडनली आवश्यकता पड़ रही है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, 1900 में ही कार्ल लैंड स्टिनर ने 4 रक्त समूह की खोज की थी, जिसमें कि ए बी और ओ था, ठीक है। बाद में जो रिसर्च नाम बंदर है उसमें अलग से एक फैक्टर ढूंढा गया था जिसे हम आरएच फैक्टर नाम देते हैं, और जो आरएच फैक्टर होता है उसकी खोज की थी लैंड स्टिनर एवं बीनर ने। हुआ क्लियर? जो रक्त समूह होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है और जो बी होता है उसमें बी एंटीजन उपस्थित होता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। एक्चुअली होता क्या है, किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब किसी विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो उसमें थक्के के रूप में जमने लगता है। तो क्या होता है, जो रक्त होता है वो थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्पंदन ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूँकि ओ समूह के रक्त में ना कोई भी, और वहीं पर क्या होता है, जो ओ समूह के रक्त में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता और ना कि कोई आरएच फैक्टर होता है, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई भी स्पंदन उपस्थित नहीं होता या रक्त स्पंदन नहीं होता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अर्जेंट में रक्त देना है या उसे रक्त चढ़ाना है तो वो रक्त ग्रुप क्या होगा? वो ओ ग्रुप होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ध्यान रखना, यदि पिता का जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुप है वो ए है, माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है,
तो उनके पुत्र का जो रक्त वर्ग होगा या जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ अथवा ए होगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 1924 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्नस्टीन ने पता लगाया था कि ABO यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप B मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। अतः यह संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है, यानी जो माता पिता है उनके जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। तो इसी प्रकार जो अगर माता का O है, पिता का A है, तो जो पुत्र होगा उसकी संभावना ये है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो तो A होगा या O होगा। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर C होगा। हुआ क्लियर? B नहीं है, B नहीं है, B नहीं है, तो B तो तीनों नहीं होंगे, या तो A होगा या तो B होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त यानी पीएच स्तर क्या होगा? मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है वो 7.1 से लेकर 7.4 तक हो सकता है, और सबसे करीब नंबर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, यानी प्रतिजन क्या है पूछ रहा है वो, ठीक है। प्रतिजन यानी होता है एंटीजन, वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं और इसके साथ ही जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको परिवर्तित करते हैं। और जो एंटीजन होते हैं ये दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, एक होता है ए और बी। एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। हुआ क्लियर? किंतु ये जो हैं विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ध्यान रखना, श्वेत रक्त कणिका, जिसे हम WBC कहते हैं, विशेष रुधिर कणिका होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उपस्थित विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करते हैं, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षा, एलर्जी तथा अति संवेदनशील की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब भी आप देखना कि आपका हाथ कट जाता है तो वहाँ फूल जाता है, वो फूलता क्यों है कि वहाँ पे RBC पहुँच जाती है, वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करती है, और जो नष्ट करती है इसलिए वहाँ सब जमा होती है, जमा होने के कारण वहाँ पे चीज़ फूल जाती है। ये कारण होता है ना कि अपने सैनिक भेजती है, सैनिक को मारती है, और जो सैनिक मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं, जो बच जाते हैं वो कहलाते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, इसलिए उतने कटने पर आपको दोबारा दर्द नहीं होता। तो फूलता क्यों है? क्योंकि वहाँ RBC पहुँच जाती इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ध्यान रखना, रुधिर में प्लाज्मा लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है जो कि विष पदार्थ को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और चपटा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमते रहते हैं और जो सुरक्षा तंत्र होता है शरीर का उसमें संतुलन स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका सर्वोत्तम वर्णित है? एक्चुअली जो B कोशिकाएं और T कोशिकाएं होती है ये मानव रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती है, और जिससे क्या होता है कि शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका ये काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो ध्यान रखना, मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रिट, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन, प्रतिशत आदि पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर की जो श्यानता है ये मुख्यतः प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, हीमाटोक्रिट में जो लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन आदि पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। हुआ क्लियर? और जो रक्त होता है उसमें जो WBC, प्लेटलेट उपस्थित होते हैं,
इसका जो है श्यानता पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या होगा? रक्त में प्रोटीन है, यानी कि मानव रक्त में जो श्यानता है उसका जो मुख्य कारण क्या है वो है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है। तो ध्यान रखना, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC प्रायः मनुष्य में पाया जाता है। इसकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकायम तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होती है। वह क्लियर? लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है जिसका व्यास जो है लगभग 7 माइक्रोमीटर 0.007 मिलीमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0.00 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ल्यूकियोमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ल्यूकियोमिया। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का बनना RBC का विनाश होता है। ध्यान रखना कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद वह पीला में इसका विनाश होता है। लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्ड कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु के दो प्रकार होते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण पीला लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है और न्यूट्रोफिल्ड का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विनाश का होता है, वो पीला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में तिल्ही या पिल्ही यानी स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती है और एक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थिमज्जा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ध्यान रखना, लसिका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियां, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वह क्लियर? तो ध्यान रखना, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके अंतिम चरण में है थ्रोम्बिन, एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन में फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में जो संश्लेषण है उसको ये प्रेरित करता है। और ये जो रुधिर स्पंद है इसकी जो क्रियाविधि है, इसका जो विवरण है ये दिया था हावेल ने। इसका क्या आंसर होगा? वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये रक्त जमाने का कार्य करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो ध्यान रखना, रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित होती है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग जो जल होता है वो 90% होता है। आपको कभी 90 आए, 91 आए या 92 आए, ठीक है, ये सभी जो है ये डाटा एक ही है। कभी क्वेश्चन आया कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, तो वो 90 से लेकर 92 के बीच में होता है, ठीक है, परसेंट होता है। तथा शेष जो है 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा है उसने जल, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को खालिस्तान किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक है, उसने एक कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया था जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का होता है और इस रक्त को ठंडी जगह होती है वहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो इसका आंसर है 12। मनुष्य में कपाल तंत्रिका 12 पाई जाती है। 208 क्या होता है? तो ये हड्डियां होती है बचपन में। 206 हड्डियां होती है वयस्क में। 29 हड्डियां होती है सिर में। 14 हड्डी होती है फेसियल में। 26 हड्डियां होती है रीढ़ में। और जो 24 हड्डियां होती है वो होती है पसलियों में। हुआ क्लियर? और ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये संख्या सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता ही है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 12 कपाल तंत्रिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना, एक होता है मस्तिष्क के, देखना तो ध्यान रखना ये होता है ब्रेन। और ब्रेन के 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। ठीक है, उसमें से एक होता है सेरिब्रम। ठीक है, इसका काम होता है विचार करना। हुआ क्लियर? एक होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हुआ क्लियर? और जो सेरिबेलम होता है ये सबसे छोटा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेरिबेलम होता है ये बनाता है संतुलन, बनाता है शरीर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी चीज, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये जो है, जो दिल की धड़कन होती है, दिल की जो गति होती है उसको करता है नियंत्रण। ठीक है, सोचने का काम करता कौन है? वो करता है सेरिबेलम। हृदय गति को जो नियंत्रण करता है वो करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हुआ क्लियर? और शरीर के संतुलन के लिए होता है क्या? सेरिबेलम। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि तीनों काम कौन करता है? ये मस्तिष्क करता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछता है इंडिविजुअली कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, मेडुलम ऑब्लोंगेटा क्या करता है। ठीक है, हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, जो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्शन एक्शन का जो पता है ये लगाया, सबसे पहले किसने लगाया था? वो लगाया था मार्शल हॉल ने लगाया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? एक्चुअली जब आप का जो पैर है, जब कांटे में पड़ने वाला होता है, तब को आपको एहसास होता है कि मेरा पैर जो है कांटों में चुभने वाला है, और आप तुरंत उस पैर को पीछे कर लेते हो। ये जो रिफ्लेक्शन एक्शन है ये एक्चुअली यही है। हुआ क्लियर? और इसका पता किसने लगाया था? ये लगाया था मार्शल हॉल ने। और इसका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है केसुर की रज्जु में होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन बी है सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है पढ़ना, विचार करना, स्मृति, डर, सृजन करना, ठीक है, ये इत्यादि चीज़ें होती कहाँ पे होती? वो होती है सेरिब्रम में होती है। हुआ क्लियर? और सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये संपूर्ण ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता को आदि को ये कंट्रोल करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो त्वचा करेगा, हृदय करेगा, नेत्र करेगा, मस्तिष्क नहीं करेगा। सुई चुभने पर जो मस्तिष्क है ये दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क के दर्द ग्राहकों, यानी कि जो पेन रिसेप्टर होता है इसका अभाव होता है, इसलिए ये दर्द महसूस नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो ध्यान रखना, भूख हो गया, प्यास हो गया, ताप कंट्रोल हो गया, ताप नियंत्रण हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गया, आदि का जो केंद्र होता है ये मनुष्य मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये प्यार, घृणा, नियंत्रण आदि को कंट्रोल करता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, जो हाइपोथैलेमस होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना, मानव शरीर का जो तापक्रम है वो 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी सर्दी हो या फिर कितनी गर्मी हो, शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहेगा। और ये मनुष्य के जो शरीर का जो ताप है, उसका जो नियंत्रण है, ये एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य है। मस्तिष्क का एक होता है भाग, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। बताया था मैंने, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये जो है ताप नियंत्रण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग होता है, उसमें उच्च तापक्रम होता है और दूसरा होता है निम्न तापक्रम को बनाए रखता है। हुआ क्लियर? यानी जो हाइपोथैलेमस होता है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक में वो उच्च तापमान को कंट्रोल करता है और दूसरे में वो निम्न तापमान को कंट्रोल करता है बॉडी के। हुआ क्लियर? जब भी क्या होता है बॉडी में ताप बढ़ता है तो वो संकेत भेजता है त्वचा को, और त्वचा जो है वहाँ से पसीना जो है बाहर निकलता है, जिससे आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है। और वही सेम चीज़ होता है जब तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक यानी जो निम्न ताप को कंट्रोल करता है वो केंद्रक को संदेश भेजता है, और उसके बाद जो है ऊर्जा का उत्पन्न होता है, और जो बॉडी का जो तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ना ही जड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में ये बढ़ता है। उसका कारण है हाइपोथैलेमस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर कहीं पर भी 98.6 नहीं लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये ध्यान रखना कि 1951 में यानी 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्डर आगस्तन ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद ये घोषित किया कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसे सेंटीग्रेड में कहेंगे तो वो होगा 37 सेंटीग्रेड। हुआ क्लियर? और केल्विन में इसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे 310 केल्विन। हुआ क्लियर? अगर आपको आता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड और 310 केल्विन, ये शरीर का तापमान होता है। अलग अलग मात्रक में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मैंने बताया था आपको कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये जो धड़कन होती है इसको ये करता है नियंत्रण। ठीक है, उल्टी, जी मचलाना, ठीक है, ये सभी कार्य कहाँ होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा में। हुआ क्लियर? जैसे कि आपको उल्टी आना, हृदय स्पंदन, ठीक है, हृदय गति का कंट्रोल करना, ठीक है, खांसना, छींकना इत्यादि का जो केंद्र होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो ध्यान रखना, स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत में एक समूह होता है जिसमें नर और मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन जो मादा है उसके जो स्तन ग्रंथि है वो अत्यधिक विकसित होती है, और ये जो स्तनपायी होते हैं ये अपना श्वसन जो है फेफड़ों द्वारा लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ध्यान रखना, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने सांस लिए हैं, तो उसमें जो CO2 है वो कितनी आती है शरीर के अंदर? वो आती है 0.03%। हुआ क्लियर? और जो ऑक्सीजन है वो आती है 21%, और जो नाइट्रोजन है वो आती है 70%, यानी कि 70.9% आती है। हुआ क्लियर? यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो O2 आती है 0.03%, ऑक्सीजन लेते हैं हम 21%, और जो नाइट्रोजन है वो लेते हैं 78.9%, ये 9 है। हुआ क्लियर? लेकिन जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सांस जब छोड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो शरीर की जो CO2 है वो बाहर निकलेगी, तो वो निकलती है 4%। हुआ क्लियर? जो ऑक्सीजन है वो निकलती है 17%, यानी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 17% बाहर जाती है, तो बचती कितनी है? 4% हम अंदर लेते हैं। हुआ क्लियर? लेकिन जो नाइट्रोजन है वो 78% ही बाहर निकलती है।
हुआ क्लियर। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है उसने कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें हो चुका है, इसमें हो चुका है, परंतु नाइट्रोजन में नहीं हुआ है, क्योंकि हम जितनी नाइट्रोजन लेते हैं उतनी ही नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। एक बार एमपीएससी ने ये क्वेश्चन कर चुका है कि हम जब श्वास लेते हैं तो कितने परसेंट वायु में CO2 अंदर जाती है, तो 0.03% वायु अंदर जाती है। तो आपको 21%, 78% ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो 78% ही नाइट्रोजन जाती है और 78% ही वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो ध्यान रखना, मुंह से सांस के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है। हुआ क्लियर? जहां पर रक्त के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करती है। लगभग इसमें 97%, कितना? 97% ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है केवल हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हुआ क्लियर? लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो पहले पहुंचती कहाँ पर? वो पहुंचती है लंग्स में। हुआ क्लियर? उसके बाद जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले पहुंचती है वो कहाँ? लंग्स में, और उसके बाद रक्त से जुड़कर वहाँ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये 97% O2 का शरीर में परिसंचरण करता है। वो कहाँ पहुँचाता है? वो पहुँचाता है कोसी तक। इसका मतलब ये है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो लंग्स तक पहुँचती है। हुआ क्लियर? और लंग्स में वो रक्त के साथ जुड़ती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और उसके बाद जो है 97% तक जो ऑक्सीजन है उसका परिसंचरण होता है शरीर में। ठीक है? और वो कहाँ पहुँचती है? वो जो ऊतक है, जो कोशिका है, वहाँ तक पहुँचती है। और यहाँ पूछा है उसने अभिगमन होता है, यानी कि सीक्वेंस पूछा है कि सबसे पहले कहाँ पहुँचती है। तो पहले कहाँ पहुँचती है? वो पहुँचती है लंग्स में, फिर रक्त में, फिर रक्त के माध्यम से फिर शरीर में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यानी कि आपने ऑक्सीजन लिए, वो फेफड़ों तक पहुँची, फेफड़े से रक्त में गई, रक्त से शरीर में गई। ये सीक्वेंस पूछा, सिंपल सी बात। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति में क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको 100 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हुआ क्लियर, लेकिन आपको 80 ऑक्सीजन ही मिल पा रहा है, तो आप क्या करोगे? ये 100 को पूरा करने के लिए आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लोगे। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो श्वसन क्रिया है उसकी गति में क्या हो गया? गति में वृद्धि हो गई, यानी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हुआ क्लियर? सिंपल सा लॉजिक ये है। हुआ क्लियर? यानी कि आप अपने शरीर की जो ऑक्सीजन है उसको पूर्ति करने के लिए, यानी कि आप और गति से श्वास लोगे तो आपके जो श्वास में जो गति होगी उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका सूत्र है HbCO, ये बनाता है। ठीक है? और इसके माध्यम से क्या होता है? रक्त की जो ऑक्सीजन की जो परिवहन की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता में कमी। हुआ क्लियर? इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो मैंने बताया था कि हमारे शरीर में होती है कोशिका। ठीक है? कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। हुआ क्लियर? और इसमें जो पावर हाउस होता है ना, उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो बनती किस में है? वो बनती है ATP के रूप में बनती है। हुआ क्लियर? परंतु जब ATP जल से यानी कि H2O से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ये बन जाता है एडिनोसिस डाइफॉस्फोरेट
बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है ADP बन जाता है, और प्लस इसमें अकार्बनिक फास्फोरस यानी कि PI का निर्माण होता है, और प्लस क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा इससे निकलती है। हुआ क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि जो ATP है वो रूपांतरण किस में होता है, वो होता है ADP में होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और इससे क्या निकलती है, इससे निकलती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकलती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर बी सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो सिंपल सी बात है, कोशिका है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ATP के रूप में होती है, और जो ATP है वो जल अपघटन करके ही ADP में कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होता है तो उससे वो ऊर्जा निकलती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ATP। हुआ क्लियर? कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रक के अलावा DNA कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना, केंद्रक के अलावा जो DNA है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि श्वास लेते हैं, इस क्रिया में क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, वो बनता है CO2 प्लस H2O बनता है, प्लस एनर्जी। क्या बनती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनती है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, हम लेते कहाँ से हैं, हम लेते हैं वायु से ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वायु श्वसन इसे कहते हैं। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना, पहला कथन कहता है कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित होता है। गलत, ये 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होती और आपकी जो कोशिका हैं ये वर्क करती है, यानी कि आप जब मेहनत करते हो और आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक्चुअली लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण आपको होती है थकान। तो ये जो ऑप्शन है, कथन जो है सेकंड सही है। हुआ क्लियर? और जो लैक्टिक अम्ल में बदलता है ग्लूकोज, इसे ही कहते हैं अनाक्सी श्वसन। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि अनाक्सी श्वसन क्या होता है, जब ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाना। और ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी कोशिका काम कर रही है, कोशिका में है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लैक्टिक अम्ल में, और इसी को कहते हैं अनाक्सी श्वसन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। तो इसका जो कथन सेकंड है सही होगा। तीसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, तो ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है। तो यहाँ पर कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। तो ध्यान रखना, जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, ये प्रमुख श्वसन अंग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित कंट्रोल करता है। हुआ क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में से कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। तो ध्यान रखना, जो मनुष्य का अंग होता है उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें पहली ग्रंथि होती है बहिस्त्री ग्रंथि, दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। हुआ क्लियर? और तीनों ग्रंथि जो है किसी न किसी चीज़ से निकलती है। तो जो बाह्य स्त्री ग्रंथियाँ होती है ये नलिकाओं द्वारा निकलती है। हुआ क्लियर? लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है।
क्या बोला मैंने? जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, और ये जो ग्रंथियाँ होती है ये स्वयं ही हार्मोन्स का स्त्रावण करती है और रक्त के द्वारा परिसंचरण होता है। अगर हम इस ग्रंथि की बात करें तो इसमें कुछ ग्रंथि होती हैं जैसे थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आदि। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये जो ग्रंथियाँ होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? और जस्ट इसके पहले बताया मैंने कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है कौन सी? पीट्रियू ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये मनुष्य शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और यह जो है मनुष्य के मस्तिष्क में स्थिर मटर के आकार की होती है, यानी इतनी छोटी होती है। हुआ क्लियर? इसका जो वजन है वो 0.6 ग्राम होता है, किंतु इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विभिन्न ग्रंथियां होती है उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स को ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहते हैं, तो वो पीट्रियू या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। वह क्लियर? और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये ध्यान रखना। एक ग्रंथि है उसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये स्वतंत्र होती है किससे? पीयूष ग्रंथि से, क्योंकि ये जो है बॉडी के अंतर्गत, क्योंकि ये शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम को नियंत्रित करती है, इसलिए। क्योंकि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो ये विटामिन के की सहायता से अतिरिक्त कैल्शियम को कंट्रोल करती है। उसी प्रकार जब कैल्शियम बढ़ता है तो जो कैल्सिटोसिन अतिरिक्त कैल्शियम को हड्डियों के निर्माण के लिए यूज़ कर लेता है। इसीलिए जो है पीयूष ग्रंथि से आज़ाद होता है कौन सा? पैराथायराइड ग्रंथि। कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि मास्टर ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि, उससे आज़ाद कौन सी ग्रंथि होती है, यानी कि उसके कंट्रोल में कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो वो ग्रंथि कौन सी है? वो है पैराथायराइड ग्रंथि। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष या पीट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताया था मैंने कि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मस्तिष्क में ये मटर के आकार की होती है और इसका जो वजन होता है वो होता है 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। हुआ क्लियर? कहाँ होती है ये? मस्तिष्क में होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है? तो मैंने बताया था आपको कि 3 ग्रंथियां होती है, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि होती है। तो ध्यान रखना, जो आग्नाशय है, आग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि यहाँ पर दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी, जैसे कि आग्नाशय। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, ये शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है, कौन सी? आग्नाशय। ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये जो है पित्त पिंड ग्रंथियाँ होती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडाशय में पाई जाती है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? यानी कि ओरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एड्रोजन हार्मोन्स स्रावित करती है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर में लैंडिंग की कोशिकाएं सेल ऑफ लैंडिंग द्वारा एड्रेनोज हार्मोन्स स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लैंडिंग की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये एक हार्मोन होता है महिलाओं में, और ये जो हार्मोन होता है ये गर्भ धारण करने के लिए सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जननांग ग्रंथि होती है। वह क्लियर? यानी कि ऑप्शन ए का प्रोजेस्टेरॉन होगा। और जो पीयूष ग्रंथि होती है ये एक वृद्धि हार्मोन्स ग्रंथि होती है। वह क्लियर? आग्नाशय से क्या निकलता है? वो निकलता है इंसुलिन। और अधिवक्र का संबंध किससे है? तो वो है कार्टिसोल से। ठीक है, आप मिलान कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र से मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रण होती है, ये हार्मोन्स कौन सा है? ध्यान रखना, जो पीयूष ग्रंथि से ADH, कौन सा? ADH
एडीएच हार्मोन का स्त्रावण होता है। यह हार्मोन जो है वक्र से मूत्र की जो मात्रा निस्तारण है उसको ये नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एडीएच हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये है हार्मोन्स, ये है स्त्रावण, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये बताया था मैंने कि ये जो है महिलाओं में होता है और जो गर्भधारण है उसके लिए सहायक होता है। इसका आंसर क्या होगा? गर्भाशय महिला। हुआ क्लियर? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये पुरुष वषण होते हैं, वहाँ से स्रावित होता है। जो थायरक्सिन है ये थायराइड जो ग्रंथि होती है वहाँ से ये स्रावित होता है। जो इंसुलिन है ये निकलता है आग्नाशय। हुआ क्लियर? ये आप मिलान कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो अग्नाशय है यहाँ से एक बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्त्रावण होता है या निकलता है। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड प्रोटीन होता है और इसकी खोज जो है बेंटिन ने की थी और इसे 1923 में नोबेल मिला है। किसके लिए? इंसुलिन की खोज के लिए। हुआ क्लियर? और इसी इंसुलिन के कारण शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो रक्त से ग्लूकोज को ग्रहण करती है। अगर अग्नाशय से जो इंसुलिन का जो स्त्रावण कम होने लगता है तो सिंपल सी बात है, जो शरीर है उसमें मधुमेह या डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाता है। और जो इंसुलिन है इसका जो प्रमुख तत्व है ये है जिंक। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंसुलिन नहीं बनेगा। हुआ क्लियर? और जो इंसुलिन नहीं बनेगा तो वो ग्लूकोज की मात्रा वहाँ पर अधिक हो जाएगी। कहाँ पर? रक्त में। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायबिटीज़ या मधुमेह रोग कहलाता है। और जो इंसुलिन होता है इसका जो प्रमुख तत्व होता है वो जिंक होता है। ये भी क्वेश्चन कर चुका है कई बार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखना, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है सिक्रीटिन। कौन सा है? ऑप्शन सी, सिक्रीटिन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंसुलिन है। तो ध्यान रखना, इंसुलिन जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका बी कोशिकाओं से स्रावित होता है। हुआ क्लियर? और जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी? वो की थी बेंटिंग ने। हुआ क्लियर? बेंटिंग की थी, जिसके लिए 1923 को क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। और इंसुलिन के कारण ही शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो रक्त से ग्लूकोज को ग्रहण करती है। अगर इंसुलिन का जो स्त्रावण है ये कम होने लगता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ पर? रक्त में। और इसी को रक्त का मधुमेह या डायबिटीज रोग कहा जाता है। और जो इंसुलिन होता है ये इसका प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है जिंक। ये याद रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन डी सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो रक्त में शर्करा यानी कि शुगर की जो मात्रा है उसको ये नियमन करता है, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका जो स्रोत है वो है डहेलिया की जड़ यानी कि डहेलिया की जो रूट है तथा अग्नाशय की बीटा कोशिका से ये हमें प्राप्त होता है या स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हार्मोन दिया गया है, ये कार्य दिया गया है, ठीक है। तो पहला है इंसुलिन का कार्य क्या है? वो है रक्त में शर्करा का कंट्रोल करना, ही सही है। दूसरा है मेटाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण करना। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथों में दूध का निःसरण करना, ये भी सही है। पर जो गैस्ट्रीन है ये रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। जो गैस्ट्रीन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। वह क्लियर? जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्रावण को उद्दीपित करता है यानी कि इसका जो यला काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और शिशुओं के बीच में गले लगना, चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ध्यान रखना, माँ और शिशु के बीच में गले लगना, चूमना, शिशुओं की देखभाल रखना, वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास के भावनाओं के लिए
ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उसमें बढ़ जाता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उसमें बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और ध्यान रखना कि जो ऑक्सीटोसिन होता है इसके दो लक्ष्य ऊतक होते हैं। एक होता है स्त्रियों के गर्भाशय में तथा स्तनधारियों में। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दुग्ध का स्त्राव होने की भूमिका निभाता है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन जो है ये एक तरह का हार्मोन होता है। इसके दो लक्ष्य ऊतक होते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय तथा उनके स्तन शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन जो है गर्भाशय के समय गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशुओं द्वारा जब वो दूध पीते हैं तो स्तनियों की जो पेशियां होती है उसको सिकुड़ने और दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये जो करता है ये करता है ऑक्सीटोसिन। अगले इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य स्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो मैंने बताया था आपको पहले ही क्वेश्चन में कि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है या उसे पराउटू ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि जो है शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब कैल्शियम कम होता है तो उसे बढ़ाती है, जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसे हड्डियों के विकास के लिए यूज़ कर लेती है। वो ग्रंथि कौन सी होती है? वो ग्रंथि होती है पैराथायराइड ग्रंथि या पराउटू ग्रंथि। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नामक उपयोग होता है क्योंकि? तो ध्यान रखना, जो थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? तो जो थायरॉक्सिन है ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर तंत्र के जोड़ के आधार तल पर स्थित होता है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन का होता है। यह मुख्यतः अमोनी अम्ल होता है और यह मुख्यतः अमोनी अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक तरह का हार्मोन्स होता है। हुआ क्लियर? और इसी हार्मोन्स की कमी के कारण ही क्या होता है? घेंगा नामक रोग होता है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका काम होता है क्रोध, भय, खतरा। ठीक है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है ये महिलाओं के गर्भधारण के लिए सहायक होता है। इंसुलिन ये निकलता है अग्नाशय से और ये जो है ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है रक्त में। फेरोमोन यानी कि गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। तो ये आप मिलान कर लेना। ठीक है, ये सारे आपको याद होना चाहिए कि ये यहाँ से ऐसी क्वेश्चन आएंगे आपसे कि एड्रीनिल क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ होता है, उसका कार्य क्या होता है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उठो हार्मोन्स कहलाता है? तो ध्यान रखना, जो एड्रीनिल जो हार्मोन्स होता है ये आपातकाली हार्मोन्स या जीवन रक्षक हार्मोन्स या लड़ो उठो हार्मोन्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये त्वरित निर्णय क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीज़न है, ये त्वरित निर्णय लेता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, शरीर की संभावित जो प्रतिक्रिया होती है उसके लिए तैयार करता है और इसे ही 3F हार्मोन्स कहते हैं। 3F का मतलब होता है फाइट फाइट फाइट। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एड्रीनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ध्यान रखना, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की जो ग्राफिन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर जो रजोनी वृत्ति होती है यानी कि जब तक उनके मैच्योरिंग साइकिल खत्म नहीं होती तब तक ये स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुटिका। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो ध्यान रखना, जो एस्ट्रोन है, ठीक है, एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुल्लिंग हार्मोन्स है। ठीक है, और जो थायरॉक्सिन है ये थायराइड ग्रंथि होती है वहाँ से निकलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग पूछा है इसने, तो ये है एस्ट्रोजेन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को विनियमित करता है? मैं बता चुका था आपको कि जो पीयूष ग्रंथि है उसका एक हार्मोन पर कंट्रोल नहीं होता, और वो कौन सा हार्मोन्स होता है, वो पैराथायराइड या परावटू जो हार्मोन्स होता है उस पे इसका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम के को ये स्रावित करता है। अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है बॉडी में तो उस कैल्शियम को ये हड्डी के विकास में यूज़ कर लेता है, इसीलिए इस पर पीयूष ग्रंथि का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। हार्मोन्स कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? तो एंजाइम यहाँ से है लाइपेज, हुआ क्लियर। और जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है? तो ये है लेसिथिन, और जो बहुलक है तो वो है पॉलीइथिन। आप मिलान कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना, फेरोमोन्स वह रासायनिक है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह जो है विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए स्रावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? वो है ऑप्शन ए, कीटों को। तो यहाँ पे आपका जो है एमपी टेक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है अंतःस्रावी ग्रंथि के, वो समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी में। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।